ये बात साल 2024 की है। एक महिला जिसका नाम अंकिता तिवारी होता है, अंकिता तिवारी अचानक से गायब हो जाती है। उसका जो पति होता है जिसका नाम राजू तिवारी होता है, राजू तिवारी ने अपने घर पर हर जगह ढूंढा, तलाश किया, लेकिन अंकिता तिवारी का आता पता नहीं चल रहा था। राजू तिवारी अपनी माँ से पूछता है, पिता से पूछता है, बहन से पूछता है, रिश्तेदारों से, सभी से बार बार पूछ रहा था। जब घर वाले ये बताने में असमर्थ हो जाते हैं तब वो ससुराल फ़ोन करता है। ससुराल फ़ोन करने के बाद कहता है कि अंकिता का कहीं भी अता पता नहीं चल रहा है, हमने उसे अपने घर में भी, आसपास सभी जगह तलाश कर लिया है, क्या वो आपके घर पहुंच गई है? तो जो उसके ससुराल वाले होते हैं साफ साफ इनकार कर देते हैं कि वो हमारे यहाँ तो नहीं आई है। क्या बात है दामाद जी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? इस तरह की बात ही आखिरकार ससुराल वाले और मायके वाले मिलकर उसे लगातार लड़की को ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे। 3 दिन का समय बीत जाता है। जिस तरह से वो गायब होती है उसी तरह से अचानक से प्रकट हो जाती है, यानी कि आ जाती है। और जैसे ही आती है तो पति साफ साफ इनकार कर देता है कि मैं इसे अब किसी भी कीमत पर नहीं रखूंगा। 3 दिन कहाँ गायब रही, कहाँ नहीं गायब रही, मुझे इसका हिसाब किताब चाहिए। इस तरह की बात थी। आखिरकार पंचायत आयोजित की जाती है। पंचायत होती है, उसमें मायके पक्ष के, ससुराल पक्ष के लोग बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद जब बातचीत चल रही थी, इसी बीच में अंकिता तिवारी जोर जोर से रोने लगती है। जब रो रही थी, पंचायती उससे पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? वो कहती है कि मुझे बार बार बिना बात के मारा जाता है, पीटा जाता है, इसलिए मैं इस व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहती। आखिरकार जो संकीर्ता तिवारी के माता पिता होते हैं वो अपनी बेटी के आगे हाथ पैर जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी शादी को लगभग 8 साल हो गए हैं, 8 साल के बाद भी इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं? तुम यहीं रह लो। जब बात रखने की आती है तो राजू तिवारी तैयार तो हो जाता है, लेकिन एक शर्त रखता है, और शर्त रखता है कि मैं अपनी पत्नी को रखूंगा तो सिर्फ एक शर्त पर, अगर ये अपने पास मोबाइल नहीं रखेगी। देखो, मोबाइल पर ही झगड़ा होता है। जब देखो सोशल मीडिया पर ये हमेशा बिजी रहती है। मैं इससे कुछ भी काम कहता हूं तो काम में इसकी दिलचस्पी नहीं रहती, लेकिन सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहती है। इसी बात को देखते हुए जब पंचायतियों ने ये बात सुनी, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर फोन से आपत्ति है तो बिना फोन के ही तुम्हारे साथ रहेगी। जब घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार सभी लोग उस लड़की से कहते हैं तो आखिरकार वो तैयार हो जाती है, और वो लड़की सीधा अपनी ससुराल पहुंच जाती है। अभी 1 साल या 1.5 साल का ही समय बीता था। एक बार फिर से वो गायब हो जाती है। इस बार जब गायब होती है तो लगातार दिन बीत रहे थे, लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आती। तब लड़की का पिता सीधा मुख्यमंत्री की हेल्पलाइन हो, या फिर मुख्यमंत्री के यहाँ शिकायत करना हो, डीजीपी के यहाँ शिकायत करना हो, डीएम के यहाँ शिकायत करना हो, एसएसपी के यहाँ शिकायत करना हो, सब जगह शिकायत कर रहा था। और शिकायत करने के बाद वो अधिकारियों से, मुख्यमंत्री और डीजीपी से सबसे एक बात कर रहा था कि साहब, मेरी बेटी की हत्या कर दी है और पुलिस 50 लाख रुपए खा चुकी है, लेकिन मेरी बेटी की ना तो कोई अता पता चल रहा है, ना ही उसकी लाश मिल रही है। हाथ जोड़ते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए जब पिता ये गुहार लगाता है, पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो लोग इसमें हैरान ही में पड़ जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो ये सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ कहानी वायरल होने लगती है। क्या है इसके पीछे की कहानी? इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। उत्तर प्रदेश का जिला कौशाम्बी है, और कौशाम्बी जिले में एसपी हैं राजेश कुमार। राजेश कुमार फरियादियों की फरियाद सुन रहे थे। इसी बीच में एक बुजुर्ग आदमी आता है और वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। जैसे उसकी बारी आती है तो वो बुजुर्ग आदमी अपनी बारी के आने के बजाय वो एकदम से पीछे हट जाया करता था, यानी कि जो उससे पीछे आ रहा है, पीछे वाला आगे हो जाया करता था और वो पीछे हो जाया करता था। इसी तरह से देखते ही देखते फरियादी लगातार एक के बाद एक कम होता चला जा रहा था। एसएसपी राजेश कुमार की इस व्यक्ति पर नजर पड़ जाती है। वो देख रहे थे कि बार बार ये पीछे हट रहा है, क्या बात है। तब तक लगभग सभी फरियादियों को देखा जा चुका था, उनकी बातें सुनी जा चुकी थी, उनकी हर एक समस्याएं सुनी जा चुकी थी। राजेश कुमार उस व्यक्ति को रोकते हुए कहते हैं कि क्या बात है बाबा, तुम्हें मैं बहुत देर से देख रहा हूं, तुम लगातार वापस पीछे चले जाते हो। जब तुम्हारा नंबर आता है तो तुम अपनी बात नहीं रख पा रहे हो। क्या बात है, क्या कहना चाहते हो? तुम मुझे बहुत ज्यादा परेशान से दिखाई दे रहे हो। जैसे ही एसएसपी ने ये बात कही, वो व्यक्ति एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है। रोते रोते कहता है कि साहब, मेरा नाम योगेंद्र है, योगेंद्र तिवारी मेरा नाम है। और जैसे ही उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा नाम योगेंद्र तिवारी है, एसएसपी ने सुना कि हाँ, क्या बात है। वो कहता है कि साहब, 22 फरवरी 2026 को मुकदमा अपराध संख्या 31/2026 हमारे ऊपर एक मुकदमा दर्ज हो चुका है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4(3), बीएनएस की धारा 140, 115/2 और 85, इसमें मुकदमा दर्ज हो चुका है। मेरे बेटे यानी कि राजू तिवारी के नाम, उसके खुद के यानी कि योगेंद्र तिवारी के नाम, उर्मिला उसकी पत्नी के नाम, बेटी पिंकी के नाम, और रमा और उमा, 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। और मेरा जो बेटा है वो जेल में जिंदगी गुजार रहा है, जेल में है, और हम लोगों के घर पर ताला लगा हुआ है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम करें तो क्या करें? हमारी जो घर की बहू है वो अचानक से गायब हो गई है, और हमारे
जो समधी हैं वो ये कहते हैं कि तुमने अपनी बहू की हत्या कर दी है। हमने साहब कोई हत्या नहीं की, हम बहुत थक चुके हैं, हार चुके हैं, इस मामले की आप निष्पक्ष जांच करवा लीजिए। जैसे ही एसएसपी ने ये बात सुनी, एसएसपी उस एफआईआर को देखकर खुद भी हैरानी में पड़ जाते हैं। वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार करें तो क्या करें। वो उसका जो बेटा है वो जेल में है और बहू का कहीं अता पता नहीं है। तभी वो पुलिस से बातचीत करते हैं, जो संबंधित थानेदार होते हैं, और थानेदार से बातचीत करने के बाद पूछते हैं कि पूरी कहानी क्या है। तभी कहानी जो निकल के सामने आती है, राजू तिवारी नाम का एक लड़का होता है और जो रहता है अलवारा, एक गांव लगता है जिला कौशाम्बी में, और थाना लगता है महिवा घाट, वहां का वो रहने वाला होता है। उसकी साल 2016 में अंकिता तिवारी नाम की एक लड़की से शादी होती है। लड़की का गांव होता है टेबा और जिला होता है कौशाम्बी। शादी हो जाती है, जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, सब कुछ आराम से बीत रहा था। साल दर साल बीत रहे थे और साल दर साल बीतने के बाद कुछ दिनों के यानी कुछ साल बीत जाते हैं। पति और पत्नी में अक्सर झगड़े होने लगते हैं, लड़ाई होने लगती है। पति अपनी पत्नी को किसी न किसी बात पर पीट दिया करता था, मार दिया करता था। जब मार पिटाई हो जाया करती थी, और मार पिटाई के पीछे की एक ही वजह होती थी, जो पत्नी होती है अंकिता तिवारी, वो अक्सर मोबाइल फ़ोन में बहुत ज़्यादा बिजी रहती है। कभी व्हाट्सएप पर मैसेज कर रही है, तो कभी मैसेज का जवाब दे रही है, तो कभी किसी और सोशल साइट को खोल कर बैठी हुई है। और पति यानी कि राजू तिवारी इसी बात को लेकर खफा रहता था, नाराज रहता था, और इसी बात को लेकर घर में कहासुनी होती थी। और कहासुनी की यही वजह थी कि अंकिता तिवारी ससुराल में कम और मायके में उसका वक्त ज़्यादा गुजरा करता था। ऐसे करते करते वक्त आगे बढ़ने लगता है, और जब वक्त आगे बढ़ रहा था तो साल 2024 आ जाता है, यानी कि शादी के लगभग 8 साल के बाद की बात है। और यह अंकिता तिवारी अचानक से गायब हो जाती है, और जैसे अंकिता तिवारी गायब होती है तो 3 दिन के बाद वापस लौट कर भी आ जाती है। जब वो 3 दिन के बाद वापस लौट कर आती है तो घर में एक पंचायत आयोजित की जाती है, और उस पंचायत में ये फैसला लिया जाता है, एक शर्त रखी जाती है कि अंकिता तिवारी के हाथ में अगर मोबाइल रहेगा तो ये फिर हमारे घर पर नहीं रहेगी। अगर ये मोबाइल छोड़कर अपने मायके में आएगी तो ये हमारे घर पर रह सकती है। पंचायतियों ने बात सुनी, उनको कुछ बातें जो सामने रखी गई थी, जो तर्क दिए गए थे, पंचायतियों को ये बात बिल्कुल सही लगी। इनके पंचों ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा ही है तो ये मोबाइल लेकर नहीं आएगी, तुम्हारे साथ रहेगी। अब वो रहना शुरू कर देती है। सब कुछ उसकी जिंदगी में ठीक ठाक चल रहा था। साल 2024 पूरा बीत जाता है, साल 2025 भी पूरा बीत जाता है। जनवरी 2026 का जब साल आता है तो इसके बाद ये तारीख थी 21 जनवरी। 21 जनवरी को अंकिता तिवारी अचानक से गायब हो जाती है, और ऐसा गायब होती है कि वो फिर लौटकर वापस नहीं आती। जो उसका पति है राजू तिवारी, वो डर जाता है, घबरा जाता है, नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाता है, और जाने के बाद वो कहता है कि साहब, मेरी जो पत्नी है जिसका नाम अंकिता तिवारी है, वो अचानक से गायब हो गई है। उसे हमने हर जगह तलाश किया, हर जगह ढूंढा, लेकिन वो मिल नहीं रही है। इससे पहले भी साल 2024 में वो अचानक से गायब हो गई थी, लेकिन इस बार मुझे कुछ डर है, कुछ लग रहा है कि कहीं ना कुछ कहीं गड़बड़ ना हो गई हो। इस तरह की बात थी। आखिरकार उसने एक गुमशुदगी दर्ज करा देता है राजू तिवारी, और गुमशुदगी दर्ज कराए हुए लगभग 25 दिन बीत जाते हैं। 25 दिन का समय बीत जाता है। अंकिता तिवारी की जो माता जी होती हैं, पिताजी होते हैं, भाई होता है, वो अंकिता तिवारी को लेकर लगातार परेशान थे, अपनी बेटी को हर जगह तलाश कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो ससुराल वाले हैं वो जानबूझकर वो उस लड़की को उन्होंने गायब कर दिया है, उसकी हत्या कर दी है, उसको कहीं छुपा दिया है, और इसलिए शायद वो दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। फिर वो थाने जाते हैं, थाने जाके और पूरी बात बताते हैं। थाने में जब सुना नहीं जाता तो बड़े अधिकारियों के पास जाते हैं। बड़े अधिकारी जब शुरुआत में इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, तो इसके बाद वो सीधा मुख्यमंत्री से भी शिकायत करते हैं, डीजीपी से शिकायत करते हैं, महिला आयोग में शिकायत करते हैं, डीएम से शिकायत करते हैं। तमाम बड़े बड़े आला अधिकारियों के पास से शिकायती पत्र जाता है, और साथ ही वो ये भी शिकायत कर रहे थे कि हमारी बेटी की हत्या कर दी गई है, और पुलिस 50 लाख रुपए खाकर आराम से बैठी हुई है, नींद लिए बैठी है, लेकिन हमारी बेटी का कहीं भी अता पता नहीं किया जा रहा है कि आखिरकार अंकिता तिवारी कहाँ गई है। जब पुलिस वालों पर कुछ इस तरह के आरोप लगते हैं तो पुलिस वालों की मजबूरी बन जाती है। पुलिस वालों ने इस मामले में एक एफआईआर दर्ज कर ली, और जैसे ही एफआईआर दर्ज की जाती है, एफआईआर दर्ज करने के बाद जो इस लड़का है इनके राजू तिवारी, उसकी माता के नाम, पिता के नाम, बहन के नाम, और जो उसके और रिश्तेदार होते हैं, कुल मिलाकर 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। पुलिस ने जब इनकी गिरफ्तारी के लिए दबिशें देना शुरू किया है तो उन्होंने अपने घर पर ताला लगाया, और ताला लगाने के बाद राजू तिवारी और उसके पिता यहाँ से फरार हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। पुलिस ने लगातार ढूंढने लगती है। तब वकील उन्हें सलाह मशवरा देते हैं कि राजू, गंभीर धाराएं हैं, और गंभीर धाराओं के चलते इसमें आपकी जमानत नहीं हो सकती है। आपको या तो कोर्ट में सरेंडर करना होगा, या फिर पुलिस के सामने जाकर आपको हाजिर होना पड़ेगा। आखिरकार वो कोर्ट जाता है, कोर्ट में जाकर सरेंडर कर देता है। उसे डर इस बात का भी था कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस उसे टॉर्चर करे, पुलिस उसे मारे पीटे, क्योंकि उसे बार बार वो कह रहा था कि मैंने कोई अपराध ही नहीं किया है, तो मैं किस बात के लिए जेल जाऊं। लेकिन जो एफआईआर हो चुकी थी, उस एफआईआर में तो उसको जेल जाना ही था। वो जेल चला जाता है। इधर जो माता पिता होते हैं, बहन होती है, रिश्तेदार होते हैं,
वो अपने घर का ताला लगाकर इधर से उधर भाग रहे थे, लगातार कोशिश कर रहे थे कि करें तो क्या करें। ये फरवरी का पूरा महीना बीत जाता है और मार्च का भी महीना अब आ रहा है, लगातार एक एक दिन बीत रहा है। अब लड़के वाले जो होते हैं वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, करें तो क्या करें, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। कभी किसी मंत्री के पास जाते हैं, तो कभी किसी विधायक के पास जाते हैं, तो कभी पुलिस अधिकारी के पास जाते हैं, कभी किसी वकील से सिफारिश करते हैं, कभी कुछ करते हैं। लेकिन जब राहत नहीं मिलती है तो जिले के एसपी के पास जाकर पूरी कहानी बयां कर देते हैं। एसपी इस मामले में निष्पक्ष जांच के आदेश देते हैं, कहते हैं कि इस मामले में निष्पक्ष जांच करिए और जो भी दूध का दूध और पानी का पानी है उसे कर दीजिए, क्योंकि इस मामले में दोनों ही पक्षों को ठीक से सुना जाए। अब ऐसी स्थिति में जो लड़की अंकिता तिवारी होती है, अंकिता तिवारी जो फोन चलाती थी उसका नंबर तो बंद आ रहा था, लेकिन पुलिस ने उसकी मोबाइल की सीडीआर जब निकलवाती है, सीडीआर से ये पता करने की कोशिश की जा रही थी कि आखिरकार ये पहले से किसके संपर्क में थी, क्या ये मोबाइल का यूज करती थी या नहीं करती थी, या ये ससुराल वाले या यूं ही झूठी कहानी सुना रहे हैं। आखिरकार उसके नंबर को जब सर्विलांस में लगाया जाता है, सीडीआर निकलवाई जाती है, सीडीआर निकलवाने के बाद पता चलता है कि वो अपने ही मौसी के लड़के से बहुत सारी बातें करती है। इसका नाम रामू उर्फ संकल्प मिश्रा होता है। रामू उर्फ संकल्प मिश्रा से बहुत ज़्यादा बातचीत होती हैं, तभी पुलिस को कुछ ना कुछ शक होता है, सुबह होता है। अब रामू को अपने पास बुलाने की जब कोशिश कर रही थी तो रामू ने इधर उधर से स्पर्श लगाना शुरू कर दिया कि आप हमें तो परेशान कर रहे हैं, आप अंकिता के परिवार वालों को तो परेशान कर रहे हैं, लेकिन अंकिता को ढूंढने में आप कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये कैसे मतलब कानून है? इस तरह की बातें थी। पुलिस भी खुद हैरानी पड़ जाती है कि आखिरकार करें तो क्या करें। लेकिन पुलिस ने फिर सूझबूझ से काम लिया और सूझबूझ से काम लेते हुए जो रामू उर्फ संकल्प मिश्रा होता है उसके नंबर को सर्विलांस पे लगा दिया जाता है। और जैसे उसका नंबर सर्विलांस पे लगाया जाता है तो पता चलता है कि उसकी जो लोकेशन है, ज्यादातर वो रहता है, जो काम करता है वो हरियाणा में, जो गुरुग्राम है, गुरुग्राम में ही एक गांव लगता है मानेसर। मानेसर गांव में ही उसकी एक लोकेशन आती है। पुलिस ने जाल बनाया, जाल बिछाया और जाल बिछाने के बाद सादा वर्दी में भेष बदलने के बाद सीधा उस मानेसर में पहुंच जाते हैं और नजदीकी पुलिस स्टेशन से भी संपर्क करते हैं। कहते हैं कि एक लड़की गायब हो चुकी है, मामला अधिकारी के संज्ञान में आ चुका है। अधिकारी कहते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच करिए, करें तो क्या करें। अब उन्होंने उस लड़की को ढूंढने के लिए उस घर के आसपास जो लोकेशन थी वहां छिप जाते हैं। कोई सब्जी बेचने लगता है तो कोई दुकान पर किराने की भी खड़ा हो जाता है, कुछ इसी तरह से देखने के लिए कि क्या इस रामू उर्फ संकल्प मिश्रा के साथ वो लड़की आती है, जाती है, नहीं, क्या होता है क्या नहीं। लड़की वो अपने घर से कम निकलती थी, लड़की जिंदा होती है लेकिन वो कम निकलती है। आखिरकार पुलिस को जब पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि लड़की इस घर के अंदर छिपी हुई है, तो ये तारीख थी 21 मार्च 2026। दोपहर के लगभग 12 या 12:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। पुलिस की टीम सीधा उस घर में पहुंच जाती है जिस घर में उस लड़की के होने की पूरे पुख्ता सबूत थे। जब पुलिस उस घर में जाती है, उस घर में जाने के बाद हर एक कोना कोना देखा जाता है, ये पता करने की कोशिश की जाती है कि लड़की आखिर है तो कहाँ है। लड़की घर के अंदर मिलती ही नहीं है। शाम के 5:30 बज जाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि लड़की को तो हमने देखा है इस घर के अंदर जाते हुए, लेकिन वो है कहाँ, इस बात का पता नहीं चल पा रहा है। तभी उस घर में कई मंजिलें होती हैं। कई मंजिल के बाद ऊपर जब सबसे किसी ने सलाह मशवरा दिया कि हर घर की तलाशी लेना मुमकिन नहीं है, लेकिन पूछते हैं। पुलिस वाले जब ये थ्रेट देते हैं, चेतावनी देते हैं, किसी के घर में भी वो लड़की छुपी हुई है तो उसे बाहर निकाल दो। अगर किसी ने भी ये चालाकिया होशियारी दिखाने की कोशिश की तो उसको भी जेल जाना पड़ेगा। सभी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास ऐसी कोई लड़की नहीं है अंकिता तिवारी नाम की, आप चाहो तो हमारे घर की तलाशी ले लो। अब पुलिस वाले खुद परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार ये ऐसा कैसे हो सकता है। फिर पुलिस वाले सीधे छत पर पहुंच जाते हैं। छत पर एक टावर लगा हुआ है। टावर पर जब जाते हैं तो उसके पास में एक सीढ़ी लगी हुई थी, सीढ़ी पर आराम से वो लड़की बैठी हुई थी। पुलिस वाले उसे देखते हैं और वो लड़की भागने की कोशिश नहीं कर रही थी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वो देर से देर पकड़ी जरूर जाएगी। जैसे लड़की सामने बैठी हुई है, अंकिता तिवारी उससे बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद वो एकदम से खामोशी साध लेती है। ये सोशल मीडिया पर जो वीडियो था वो तेजी के साथ वायरल होना शुरू हो जाता है। उसके पीछे एक आवाज आ रही थी और आवाज में था कि ये लड़की यहाँ, इनकी महिला यहाँ बैठी है, अपने मौसेरे भाई से प्रेम प्रसंग चल रहा है, उसके साथ रह रही है और देखो जो उसका पति है वो सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी गुजार रहा है। पुलिस ने उस अंकिता तिवारी को अपने कब्जे में लिया, हिरासत में लिया, उसको कोर्ट में हाजिर किया। कोर्ट में हाजिर करने के बाद जो भी वो बयान देगी उस बयानों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस मामले में योगेंद्र तिवारी की तहरीर के आधार पर एक मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और मुकदमा होता है, ये मुकदमा अपराध संख्या 52 BNS की धारा 217, 248 B 61/2 और महेवा घाट थाने में मुकदमा दर्ज होता है। पहला भी मुकदमा महेवा घाट थाने में था, दूसरा भी मुकदमा महेवा घाट थाना जिला कौशाम्बी होता है। मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। मुकदमा होता है शारदा मिश्रा यानी कि लड़की के पिता के खिलाफ। उनका जो लड़की का भाई होता है गोपाल मिश्रा और प्रेमी जो होता है रामू उर्फ संकल्प,
वरुण तिवारी, इन 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। पुलिस जो लड़की का पिता है उसको भी गिरफ्तार करके जेल भेज देती है, जो भाई है उसको भी गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। उधर जो राजू तिवारी जेल में था, जो बेकसूर जेल में सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी गुजार रहा था, तो वो जेल से बाहर निकाल दिया जाता है। और पुलिस की जांच में यही आता है कि शादी के बाद से लेके लगातार कई सालों तक वो लगातार फोन पे बातचीत करती थी और इसलिए अपने पति में दिलचस्पी कम लेती थी और अपने ही मौसी के लड़के, इनके मौसेरे भाई इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेती थी। उसी से उसको कहीं ना कहीं प्यार हो गया था, उसी के अफेयर की वजह से। इसलिए उसका मन ससुराल में कम और मायके में ज्यादा लगता था। पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि अंकिता तिवारी की 8 साल पहले 2016 में शादी हो चुकी थी, उसके बावजूद भी भाग रही है 2024 में, उसके बाद फिर 2026 में भाग जाती है। अब आगे क्या होता है, पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करेगी। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई तो खैर होगी। जो जिसमें 2 लोग जेल जा चुके हैं और जो बेकसूर जेल में था वो बाहर आ चुका है। लेकिन बड़ा अनोखा कानून है, बड़े अनोखे लोग हैं, बड़े अनोखी बातें हैं कि इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग भी खुद आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि अगर पुलिस अपना पहले ही ईमानदारी से काम कर लेती तो शायद यहाँ नौबत ये वाली नहीं आती कि परिवार को भागना नहीं पड़ता और बेकसूर को जेल जाना नहीं पड़ता। और साथ ही पहले ही से उसकी सीडीआर निकलवा ली जाती तो पता चल जाता कि हाँ, वो अपने मौसेरे भाई के संपर्क में है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है कि अगर नीचे के अधिकारी ना सुने तो ऊपर के अधिकारी के पास जाओ, अपनी समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। ऊपर का अधिकारी नहीं सुनना तो उससे ऊपर यानी कि एसएसपी से भी ऊपर डीआईजी होता है, एडीजी होते हैं और डीजीपी होते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, बहुत सारे चैनल हैं। तो इसलिए थकना नहीं चाहिए, हारना नहीं चाहिए और अपनी लड़ाई को लड़ते रहना चाहिए। लड़ाई में देरी हो सकती है लेकिन इंसाफ आपको ज़रूर मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। जाते जाते रमन पाटिल हैं और रेखा वर्मा, गायत्री सागर, मोहम्मद अमजद, तारा चंद आचार्य, कमलेश देवी, रियाज अंसारी, उमेश मेहरा, मोहम्मद शाहनूर, ब्रजेश कुमार, विनय सिंह, राजू यादव, राम खाड़े, मदन लाल विश्नोई, अवधेश कुमार, शाजिया हारून अंसारी, अफजल अहमद, हरविंदर सिंह, जसवंत सिंह, वेद प्रकाश गौतम, अनवर हुसैन, हाशिम खान, मोहम्मद शाहनूर, आप इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।